वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो सारे टॉपिक्स भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स से ही मैच्ड होंगे। सो हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये जो पार्ट 1 है इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे द पार्टिकल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो 3 कैरेक्टर्स आएंगे वो तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है। तो मेनली जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है उसमें जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे उसको ही हमने क्या करना है आगे जाके डीपली पढ़ना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स और विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स। तो ये 3 टॉपिक आज के जो क्लास है उसमें कवर अप होंगे। सो नाउ फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको हिंदी में कहा गया है पंच तत्व, और इन पंच तत्व से हमारी पूरी जो बॉडी है वो कंपोज हुई है, बनी हुई है। इन 5 तत्वों में आते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इन 5 चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में और हमारे एनवायरनमेंट में भी। द नेक्स्ट वन इज द मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर मेनली होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 कैरेक्टर होने बहुत ज़रूरी है। तो वो 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैटर को डिफाइन करने के लिए, उसमें पहली चीज़ आती है विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जो क्या करती है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को कवर करती है। और सेकंड चीज़ जो है वो है हैव मास, यानी कि जिसका क्या होता है मास होता है। तो 2 चीज़ें अगर किसी भी सब्सटेंस में ये 2 चीज़ें हैं, यानी कि अगर वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना खुद का मास भी है, तो हम उस सब्सटेंस को एज अ मैटर डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आती है मैटर में वो आती है अबाउट द टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे ये जो बीच में सेंटर में बना हुआ है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर इसको कंपोजिट किया गया है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जब आपस में एक साथ इकट्ठे होते हैं और ज्वाइन होते हैं तब बहुत सारे जो पार्टिकल्स मिलकर एक पूरा का पूरा होल क्या बनाते हैं, एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मैटर। तो मैटर में मेनली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला इट ऑक्यूपाई स्पेस, सेकंड इट हैव मास, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। The next one is the characteristics of particles of matter। तो जो characteristics of particles matter है उसमें 3 चीजें आती है मेनली। फर्स्ट वन इज द कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे का मूव करते रहते हैं, उनमें मूवमेंट होती रहती है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग। सेकेंड वन इज दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी प्रेजेंस की वजह से वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड वन इज दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में कि किस वाले मैटर में कितनी स्पेस होगी, किसी में स्पेस कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ये आपको क्वेश्चंस में मेनली पूछा जाता है कि 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स कौन से हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स बताओ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, जिसमें आपको ये तीनों याद रखने हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। सो हियर इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का मतलब यहाँ पर है कि अपीयरेंस, यानी कि जो भी चीज, जो भी मैटर है या जो भी सब्सटेंस है उसका फिजिकल नेचर कैसा है। फिजिकल नेचर मतलब अपीयरेंस, बाहर से देखने में वो चीज़ कैसी दिखाई दे रही है हमें। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
तो ये जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज कि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है वो टाइनी पीसेस या फिर पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स और पीसेस हैं इन सभी से मिलकर कौन बना है, मैटर बना हुआ है। तो जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब वो एक सब्सटेंस यानी पूरा का पूरा होल मैटर बनाते हैं। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली इन मोशन, यानी वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर के बारे में कि वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं, एंड सेकेंड कि उनके बीच में क्या होती है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट, यानी कि वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब इसी मूवमेंट को, इस मोशन को क्या कहा गया है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन का मतलब यहाँ पे ठीक से समझ लीजिए आप, ब्राउनियन मूवमेंट होता है द जिगजैग मूवमेंट, यानी कि एक ऐसी मूवमेंट जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा। वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वो कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कई बार रिवर्स भी हो सकता है और कई बार फिर से अप और डाउन जा सकता है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। और जो जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है वो मेनली किसमें होती है, इन लिक्विड और गैस। सिर्फ लिक्विड और गैस में ही जो है जिगजैग मूवमेंट और ब्राउनियन मूवमेंट होगी, क्योंकि सॉलिड जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं आपस में कि उनके बीच में स्पेस नहीं होती मूव करने के लिए, इसीलिए सिर्फ लिक्विड और गैस में ही हमें ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलेगी पार्टिकल्स की, क्योंकि लिक्विड और गैस के बीच में क्या होता है, स्पेस होती है, जो कि सॉलिड के बीच में नहीं होती। Then the next is the particles which make up matter are atoms and molecules. Matter mainly किससे मिलके बने हैं, हमने पढ़ा टाइनी पार्टिकल्स से या टाइनी पीसेस से मिलके बने, लेकिन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मैटर है वो जिन टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं वो टाइनी पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी जितने भी मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। ये हमने 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस केमिस्ट्री में, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारे एटम्स से मिलके बने हुए हैं। बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इन एटम्स और इन मॉलिक्यूल्स से मिलकर कौन बना है, पूरे का पूरा मैटर। जो मैटर है वो पूरा का पूरा किससे मिलकर बना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आता है अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर का स्मॉलेस्ट, मतलब वो कितना छोटे होते हैं, ठीक है, यानी उनका साइज कितना ज़्यादा छोटा है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मेनली क्या किया हमने 100 ml जो है एक सॉल्यूशन लिया है। ये सॉल्यूशन है वाटर एंड इसका पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो इसमें आपको कलर दिखाई दे रहा है पर्पल कलर, ये पर्पल कलर किसकी वजह से है, क्योंकि हमने वाटर में क्या डिसॉल्व किया है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसके क्रिस्टल्स को जो है डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ कितना क्रिस्टल डाला है पोटेशियम परमैंगनेट का, ओनली 1, ठीक है, सिर्फ एक क्रिस्टल डाला हुआ है। एक क्रिस्टल से ही उसका कलर में देखिए आप कितना ज्यादा डिफरेंस आया, मतलब इतना ज्यादा उसका कलर कंपोजिशन हो गई सिर्फ एक क्रिस्टल को डिसॉल्व करने से वाटर में। तो इस 100 ml में से हमने क्या किया, 10 ml, जो 10 ml सॉल्यूशन था उसको हमने अलग निकाल लिया टेस्ट ट्यूब में, और उस 10 ml को हमने किस में डाला, बाकी वाटर में। यानी याद रखिएगा यहाँ पर 10 ml अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वाटर लेंगे वो कितना होगा, 90 ml, क्योंकि हमें टोटल कितना चाहिए, 100 ml चाहिए। तो 90 ml हम यहाँ पे वाटर लेंगे और 10 ml हम यहाँ से सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो 90 + 10 टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन। तो इस 100 ml सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट हो गया। उसके बाद अगेन हम इस सेकंड सॉल्यूशन से क्या करेंगे, दोबारा से निकालेंगे हम 10 ml सॉल्यूशन।
उसके बाद दोबारा से 10 ml सॉल्यूशन यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो उससे क्या होगा, फिर उसको दोबारा से हम 90 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे थर्ड बीकर में, और जब हम इसको फिर से 10 ml को इस वाले बीकर में ऐड करेंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा लाइट हो गया। और लास्ट में हमने फिर से क्या किया, इस वाले थर्ड बीकर से फिर से 10 ml सॉल्यूशन निकाला और उस 10 ml सॉल्यूशन को फिर से हमने किस में डाला, 90 ml वाटर में। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो फर्स्ट बीकर था, इस फर्स्ट बीकर की कंपोजिशन जो थी कलर में उसमें, और ये जो लास्ट बीकर है इसकी कलर ऑफ कंपोजिशन में कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था वो क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, जिसमें क्या था, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे। तो उन मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से बार बार क्या हुई, डिवीजन, यानी हमने हर बार क्या किया, 10 ml निकाला पिछले सॉल्यूशन से। तो जितनी बार हम उसको अगले वाटर में 90 ml वाटर में ऐड करते गए, उसका जो टाइनी पार्टिकल्स की कंपोजिशन थी वो क्या होती गई, कम होती गई। तो इससे हमें पता लगेगा कि वो इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था कि लास्ट बीकर तक भी उसने अपनी कलर की कंपोजिशन को नहीं छोड़ा, उसमें कलर हमें फिर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि लास्ट बीकर तक आने के बाद भी उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और वो हमें इस लास्ट बीकर में कलर कंपोजिशन के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है रिपीट होते रहते हैं, आपको अगली क्लासेस में भी आएंगे आगे जाकर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफ्यूजन। तो ये यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, अबाउट द वही सेम ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। तो हमने इसको पीछे डिस्कस किया था कि ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन किसको बोलते हैं, जब भी कोई पार्टिकल जिगजैग या फिर रैंडम क्या करता है, मूव करता है। और हमेशा जो भी पार्टिकल जिगजैग मैनर में मूव करेगा वो सिर्फ किस केस में था, लिक्विड और गैस के केस में, सॉलिड के केस में नहीं होगा। तो जब भी कोई पार्टिकल क्या होगा, जिगजैग मूव करेगा इन लिक्विड और गैस मीडियम, तब उस पार्टिकल की मूवमेंट क्या कहलाएगी, ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। उसके बाद आता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग करवाते हैं, और वो जो पार्टिकल्स है वो किससे बने हुए हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर से, मतलब दो अलग अलग मैटर लिए हमने यहाँ पे, दो अलग अलग मैटर के हमने पार्टिकल्स लिए और उन दोनों मैटर के पार्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और वो आपस में जब मिक्स होंगे तो क्या होगा, वो किस तरीके से मिक्स हो रहे हैं, ऑफ देयर ओन, यानी अपने आप मिक्स हो रहे हैं, हम उसको मिक्स कर नहीं रहे, हम उसको स्टेयरिंग नहीं कर रहे, हिला नहीं रहे मिक्स करने के लिए। वो क्या करेंगे, हमने सिर्फ एक पार्टिकल डाला और उसके बाद दूसरे मैटर का पार्टिकल डाला और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो गया, एक दूसरे से मिक्स हो गया। तब वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि दोनों ने अपना अपना डिफ्यूजन प्रोसेस शो किया, वहां पे इंटरमिक्सिंग शो की। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कब होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का या किसी भी सब्सटेंस का क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। अब इसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम गर्म पानी में किसी चीज को डिसॉल्व करें, जैसे शुगर को डिसॉल्व करें गर्म पानी में, हॉट वाटर में, तो क्या होगा, शुगर बहुत जल्दी डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा कोल्ड वाटर ले लें, ठंडा पानी ले लें, तो उसमें क्या होगा, उसमें शुगर को डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसमें डिसॉल्व जो है पार्टिकल्स उतनी जल्दी होंगे, यानी कि उसमें डिफ्यूजन उतनी ही जल्दी होगी। उसके बाद जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको डिफ्यूजन प्रोसेस देखने को मिल जाएगी, चाहे वो सॉलिड हो,
चाहे लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, इन तीनों स्टेट्स में आपको क्या मिलेगी, डिफ्यूजन प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखिए, यहाँ पर जो पहली फ्लास्क है इसमें हमने वाटर डाला है और उस वाटर में हमने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं हम सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड फ्लास्क में वो जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो रहा है, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो रहा है। और थर्ड फ्लास्क में आते आते यहाँ पे आप अगर नीचे देखेंगे, फ्लास्क के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे बिना सॉल्यूशन को डिसॉल्व किए, यानी बिना उस फ्लास्क को हिलाए क्या हो गया, ब्लू कलर आना स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया है, बिल्कुल भी फ्लास्क को हिलाया नहीं है, मिक्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो आपने ऊपर स्काई ब्लू कलर का सॉल्यूशन डाला था वो ऑटोमेटिकली वाटर में क्या हो गया, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, मतलब बिना किसी भी पार्टिकल को मिक्स किए वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, अपने आप उसमें मिक्स हो जाए, इसे हम कहेंगे द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमने पीछे जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उसको ही अब हमने तीनों को यहाँ पर क्या करना है, डीपली पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहला जो आता है उसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पर आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम या तो शुगर लेंगे या सॉल्ट लेंगे और उसको किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। तो हमने वाटर लिया, उसमें शुगर या सॉल्ट में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर के लिए हम लेंगे 100 ml बीकर, 100 ml बीकर में हमने वाटर डाला। उसके बाद उसमें हमने क्या करना है, मार्क द लेवल ऑफ वाटर, जहां तक आपने बीकर में वाटर डाला है, जैसे यहाँ पे बोला गया कि हाफ, यानी कि बीकर का हाफ आपने फिल किया है वाटर से, तो आपने वहां पे क्या करना है, एक मार्कर की हेल्प से मार्क कर लेना है कि आपने उसमें वाटर कहाँ तक डाला बीकर में। उसके बाद उसमें आप क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने शुगर ली है 15 ग्राम, तो 50 ग्राम्स जो है हमने यहाँ पे शुगर ऐड की, डिसॉल्व की, और विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उस वाटर में उस शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद जब वो शुगर क्या होगी, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी उस बीकर में, तो आप क्या देखेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है, यानी कि उस वाटर की जो वॉल्यूम है उसमें क्या नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब अगर आपने वाटर में शुगर डिसॉल्व की तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें शुगर डिसॉल्व की है, लेकिन वो जो वॉल्यूम है वाटर की वो उतनी की उतनी ही रहेगी, इवन सारी जो शुगर है वो डिसॉल्व होने के बाद भी। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, मेनली there is no rise in the water level after dissolving the sugar or salt. Space between the particles is minimum in solid, moderate in liquids and maximum in gases. तो conclusion इसका ये है कि अगर पूरी की पूरी सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व हो भी जाती है वाटर में, तब भी वाटर लेवल क्या नहीं होता, बिल्कुल भी राइज या इंक्रीज नहीं होता, और वो उतने का उतना ही रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूजन क्या निकली है, तीनों स्टेट्स के अकॉर्डिंग सॉलिड में जो पार्टिकल की स्पेस है वो क्या होती है, मिनिमम, सबसे कम। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए उनमें क्या नहीं होती, मूवमेंट भी नहीं होती। और लिक्विड्स में क्या होती है, मॉडरेट, मतलब लिक्विड्स पार्टिकल्स में थोड़ी सी स्पेस होती है, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस experiment. Now the second is the characteristics of matter in which describe the continuously moving or constantly moving, यानी कि जो particles है वो क्या करते हैं, constantly move करते रहते हैं। तो वही सेम चीज जो पीछे रिपीट हुई थी वही यहाँ पर दोबारा रिपीट होनी है। अबाउट द डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मूवमेंट, डिफ्यूजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बिना किसी भी मिक्स किए किसी भी सब्सटेंस को, अगर वो अपने आप क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसमें
डिसॉल्व हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में या दूसरे मैटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड ब्रोनियन मूवमेंट क्या था, ब्रोनियन मूवमेंट था द जिगजैग मूवमेंट इसकी पार्टिकल्स की, और वो किस में होती है, मेनली लिक्विड में या फिर गैस में, बट नॉट इन सॉलिड्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं तो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, तो वो होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पर भी क्या होगा, सेम टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, उतनी ही स्पीड के साथ इन क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा पार्टिकल्स की मूवमेंट उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम दो चीजें ले रहे हैं, एक वही सेम हॉट वाटर और दूसरी चीज है पोटेशियम परमैंगनेट, जो हमने पिछले स्लाइड में लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हॉट वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों को हमने क्या किया, बीकर में लिया, और वो जो वाटर है उसका कलर कैसा टर्न हुआ था, पोटेशियम परमैंगनेट डालने से, क्रिस्टल डालने से टर्न्स पर्पल। ठीक है, तो जब उसका कलर पर्पल हो गया, जब हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को किस में डाला, हॉट वाटर में डाला, तो उसका कलर क्या हुआ, वाटर का कलर पर्पल हो गया। तो जब हम उसको क्या करेंगे, अगर हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। हीट करने से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, फास्टर। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्टर हो गई। क्यों हुई फास्टर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी गेन की। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या बोलने का मतलब है, इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ये है एक्सपेरिमेंट का, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने से उनकी क्या हो जाती है, मूवमेंट जो है वो फास्टर हो जाती है। वो उतनी जल्दी क्या करने लगते हैं, फास्टेस्ट स्पीड से मूव करने लगते हैं। एंड ड्यू टू द फास्टर मूवमेंट्स दे मिक्स इनटू ईच अदर मोर क्विकली। और जितनी जल्दी वो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, फास्टर मूव करेंगे, उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। सो द कंक्लूजन इज, कंक्लूजन ये है इस एक्सपेरिमेंट का कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस उसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो सॉलिड के केस में क्या होगी, मिनिमम। क्योंकि सॉलिड के बीच में मिनिमम मूवमेंट क्यों थी, क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं होती पार्टिकल्स में। और लिक्विड के केस में मूवमेंट क्या रहेगी, मॉडरेट, बिल्कुल मीडियम मूवमेंट होगी। और गैस के केस में मूवमेंट क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होती है उनमें स्पेस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो जहाँ स्पेस ज्यादा मिलेगी घूमने के लिए वहां वो उतनी जल्दी फास्टेस्ट क्या करेंगे, मूव करेंगे। The third and the last characteristics of particles of matter is attract each other, यानी उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन। कोहेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोहेशन का डेफिनेशन क्या होता है, जब किसी भी सेम सब्सटेंस के, यानी एक ही सेम मैटर के क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोहेशन। इफ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड एंड आयरन नेल, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि अगर हम तीन चीजें ले रहे हैं, चॉक, रबर बैंड एंड आयरन नेल। तो चॉक, रबर बैंड और आयरन नेल, अगर इन तीनों का हम क्या करें, हैमर से, हैमर के साथ, हथौड़े के साथ बीट करें तो क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो जो चॉक होगी वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ब्रेक करना बहुत इजी है, वेरी इजी टू ब्रेक। उसके बाद सेकंड है रबर बैंड। रबर बैंड को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी फोर्स यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। और आयरन नेल, आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तब ही वो ब्रेक होगा, वरना वो ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल्स को ब्रेक करने का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं,
हम उनके जो पार्टिकल्स थे, मतलब चौक, रबर बैंड और आयरन नेल के जो पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच हो रखे थे, अट्रैक्ट हो रखे थे एक दूसरे से, उनको हम एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग टाइप की फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ रही है। कहीं पे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है, कहीं फोर्स कम लगानी पड़ रही है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, उन पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमें इसका पता लगता है। तो अगर हम चौक की बात करें तो चौक के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा क्या है, वीक, क्योंकि वो बहुत इजीली ब्रेक हो गया। अगर आप एक हैमर मारोगे तो क्या होगा, चौक के पीसेस हो जाएंगे बहुत इजीली। तो यानी कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है। सेकंड था रबर बैंड। रबर बैंड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू चौक, क्योंकि उसमें आपको कई बार हैमर मारने पड़ेंगे तब जाकर उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। और आयरन नेल के पार्टिकल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा हैमर्स की जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको बीट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे पार्टिकल्स। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है, आयरन नेल के पास। और सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहाँ पे थी, किसके पार्टिकल्स में थी, चौक के पार्टिकल्स में। So now what is the conclusion of this experiment? The conclusion is that कि जो force of attraction है वो सबसे greatest किसमें देखने को मिली, सॉलिड्स में। सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें थी, सॉलिड्स में। मतलब जो जितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल होगा वो उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगी। उसके बाद लिक्विड में वही सेम मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और गैस के पार्टिकल्स में सबसे लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में क्या होता है, ऑलरेडी स्पेस होती है बीच में, वो ऑलरेडी दूसरे से दूर होते हैं, तो एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट बहुत कम होते हैं। और अगर अट्रैक्ट हो भी गए तब भी अगर आप उसको क्या करोगे, थोड़ी सी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज करोगे या फोर्स यूज करोगे ऊपर से, तो वो बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम मैंने तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्टेट्स ऑफ मैटर के, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, उसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। ये हमारा सबसे पहला कैरेक्टर था पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के केसेस में किसमें सबसे कम होगी और किसमें सबसे ज्यादा स्पेस होगी। सबसे कम स्पेस होगी सॉलिड में, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगी, गैसेस में। उसके बाद सेकंड आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो किसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, वो फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वे दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी होती है, सॉलिड्स की, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ पार्टिकल्स ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हमें उनको अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। और सबसे कम फोर्स कहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, गैसेस के केसेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, बीच में से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं उनके पार्टिकल्स, इसलिए हमें उनको अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती और वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड था कंटिन्यूअस मोशन। कंटिन्यूअस मोशन में क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट जो है वो किस केस में सबसे ज्यादा थी, कांस्टेंट मूविंग, वो थी गैस में सबसे ज्यादा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली क्या नहीं कर सकते, एक जगह से जगह मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या नहीं शो करता, ब्रोनियन मोशन या ब्रोनियन मूवमेंट भी शो नहीं करते सॉलिड के पार्टिकल्स। लेकिन लिक्विड और गैस जो है वो ब्रोनियन मोशन शो करते हैं। और सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से पार्टिकल्स शो करेंगे, गैस के पार्टिकल्स शो करेंगे। तो ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर था, उन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो इससे आपको ये चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें सबसे कम और किसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मैटर ऑफ अट्रैक्शन यानी एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट होना पार्टिकल्स का, ये किसमें ज्यादा और किसमें कम होना चाहिए, एंड रैंडम मोशन या कंटिन्यूअस मोशन जो है ब्रोनियन मूवमेंट की, वो भी किस टाइप के स्टेट ऑफ मैटर में ज्यादा और किसमें कम होगी। So now this is practice work for you. So here are 5 questions on the basis of today's slides. So you have to go through all the content
you study today, and you can answer the following questions. So here the number one question is, what is matter? And next is the name the 5 basic elements present in the environment. What are the characteristics of particles of matter? What is Brownian movement? What is diffusion? And what is the effect of temperature on diffusion? So these are the questions you have to answer, and if there is any question you do not understand well, you can ask me in the comment section.